नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार ने 4 आयोगों में नियुक्तियां की है और इन नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने कार्यकर्ताओं की जगह नेताओं को तवज्जो दी है, इसीलिए इन नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी मसले पर हम बात करते हैं आरडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह से 4 आयोगों में सरकार ने नियुक्तियां की है, अब उसको लेकर जो है पार्टी के कार्यकर्ता ही कोहराम मचा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह पर चर्चा करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि जिन आयोगों में रिक्तियाँ हैं, जो आयोग डिफंक्ट हैं, उनमें नियुक्तियाँ होंगी। और ये जो जितने भी आयोग हैं, वो उसमें बहुत सारे जो आयोग हैं उनका एक संवैधानिक स्टेटस भी है। तो वो इन आयोगों में लंबे समय से जो रिक्ति है या डिफंक्ट पड़े हुए हैं, उससे वो एक तरह से संवैधानिक ये प्रावधानों का एक उल्लंघन भी होता है। जैसे कि अनुसूचित जाति आयोग, जो अभी भी आज की तारीख में भी वो डिफंक्ट है। तो ये माना जाता है कि जब ये आयोग हैं, इन आयोगों में जब आप लोगों को लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक तरह से पॉलिटिकल पोस्टिंग ही होती है। पॉलिटिकल लोग भी उसमें समायोजित किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखा जाता है कि जो आयोग है, उस आयोग का जो नेचर है, जो नेचर ऑफ वर्क है, उसके हिसाब से आप उस फील्ड के लोगों को, वैसे एक्सपर्ट लोगों को लेते हैं जिनकी उस फील्ड के बारे में कुछ समझ हो, उन्होंने उसके लिए कुछ काम किया हो। ऐसे ही लोगों को उसमें रखा जाता है। दूसरी बात यह है कि यह भी ध्यान दिया जाता है कि जो लोग एमपी एमएलए रह चुके हैं या हैं, उनकी जगह पर आप जो कार्यकर्ता हैं, जो अब लंबे समय से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, ऐसे लोगों को, और ख़ास करके उस फील्ड के अगर एक्सपर्ट हैं, तो उन लोगों को आप तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं। लेकिन जो इन 4 आयोगों में जो नियुक्तियां हुई हैं, जिनका नोटिफिकेशन कल हुआ है, उसमें एक है महिला आयोग, एक है मदरसा शिक्षा बोर्ड, एक संस्कृत शिक्षा बोर्ड, और एक है ये अल्पसंख्यक आयोग। तो इन आयोगों में जो नियुक्तियां हुई है, उसमें अमूमन जो लोग पहले से एमएलए एमपी रहे हैं, उन्हीं लोगों को अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसको लेकर के ये मरमरिंग है आरजेडी महागठबंधन के लोगों के बीच में। खासकर जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें आरजेडी और जेडीयू के लोग इसमें हैं, जो अहम पदों पर जिनको रखा गया है, और मेंबर्स में दूसरे दल के लोग भी रखे गए हैं। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो एक पॉपुलर टर्म जो है, उसमें कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता जाए बाहर में, नेताजी की बल्ले बल्ले। तो जो कार्यकर्ता की निगाह लगी हुई थी कि कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, तवज्जो मिलेगी और उनको आयोगों में, तो ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। और वहाँ वैसे लोगों को ही प्राइम पोस्टिंग मिली, जो लोग पहले से मेंबर ऑफ असेंबली, मेंबर ऑफ बिहार विधान परिषद, मेंबर ऑफ लोकसभा, ऐसे लोग रहे हैं। तो इसको लेकर के एक तरह से मरमरिंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि लंबे समय से ये डिफंक्ट भी था। जैसे कि हम बताएं कि आपको ये महिला आयोग है। महिला आयोग अश्वमेघ देवी को बनाया गया है इसका अध्यक्ष। वो उजियारपुर से एक्स एमपी रही हैं, 2009 में वो एमपी बनी थी, और कल्याणपुर से वो एमएलए रही हैं। वो जेडीयू कोटे से इनको अध्यक्ष बनाया गया है महिला आयोग का। तो ये वहाँ आप देखिए कि वो एक्स एमपी भी रही हैं, एमएलए भी रही है, उसके बाद उनको अध्यक्ष की कुर्सी वहाँ मिली है। उसी तरह संस्कृत शिक्षा बोर्ड है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड में भोला यादव एक्स एमएलए को रखा गया है, जो जिनके बारे में आप जानते हैं कि लालू यादव के काफ़ी करीबी लोगों में रहे हैं, और ये लैंड फॉर जॉब वाले स्कैम में ये जेल भी गए थे। और वो जब लालू जी रेल मंत्री थे, तो उस दौरान ये उनके ओएसडी हुआ करते थे। तो ये भी इनको भी रखा गया है। ये एक्स एमएलए हैं, और ये संस्कृत शिक्षा बोर्ड में बनाए गए हैं अध्यक्ष। लेकिन ये इनका अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड आप देखेंगे, तो ये मैथ से
मैथ इनका 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 विषय रहा है, तो संस्कृत इनके पढ़ाई लिखाई का भी विषय नहीं रहा है। तो ये आरजेडी के कोटे से इनको बनाया गया है यहाँ संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष। दूसरी ओर मदरसा शिक्षा बोर्ड है, तो इसमें सलीम परवेज जी को बनाया गया है इसका अध्यक्ष। सलीम परवेज जी क्या है? सलीम परवेज जी बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति रह चुके हैं, इनको वहाँ पर रखा गया है। ये जेडीयू कोटे से हैं। इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जो मदरसा की जो शिक्षा है उससे इनका कोई बहुत लेना देना नहीं है। अब आइए कि अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग में रियाजुल हक राजू इनको चेयरमैन बनाया गया है। तो रियाजुल हक राजू ये भी एक्स एमएलए हैं, ये आरजेडी के कोटे से बने हैं और इनको वहाँ चेयरमैन बनाया गया है। अब ये समझ लीजिए कि मैंने चारों आयोगों के बारे में आपको बता दिया कि चारों आयोगों में एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी, एक्स एमपी तरजीह दी गई है, जगह दी गई है। इन लोगों को तरजीह दी गई है। इन लोगों पर ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो इन पार्टियों में है भले ही वो एमएलए एमपी न बने हों, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे कद्दावर लोग हैं जो एक्सपर्ट भी हैं। ऐसे लोगों को की शिकायत है कि ऐसे लोगों को तवज्जो मिलनी चाहिए थी, ऐसे लोगों को तरजीह सरकार को देनी चाहिए थी। सरकार की बात होती है तो मतलब मुझे लगता है कि पार्टियां जो होती है अमूमन जो मलाईदार पद होते हैं उस पे ज़्यादातर जो नियुक्तियां होती है, जो कहते हैं कि करीबी लोग हैं होते हैं चंद लोग, उन्हीं में कॉरिडोर में जी जो जी करीबी जी लोग जो रहते हैं उन्हीं को मलाई के लिए बांटा जाता है, मलाई उन्हीं के बीच में बांटी जाती है। हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं आप। अब हम ये एक और आयोग की बात करेंगे जिसको लेकर काफ़ी चर्चा होती रही है और ख़ास करके जो शेड्यूल कास्ट समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी इसको लेकर मुखर रहे हैं। जो शेड्यूल कास्ट समुदाय का जो एक तरह से समझिए कि जो एलिट तबका है, जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, जो सामाजिक कार्यों में से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की आलोचना रही है कि सरकार ने एक संवैधानिक संस्था जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और वैसी संस्था को डिफंक्ट करके रखा है। और कब से? 2016 के मई महीने से ये बिहार में अनुसूचित जाति आयोग डिफंक्ट है। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग का जो हैसियत है उसमें है कि अनुसूचित जाति से जुड़े हुए तमाम मामलों को उसको देखने का अधिकार है, उसका जांच पड़ताल, उस पर कार्रवाई की सिफारिश, ये तमाम तरह के अधिकार उसको मिले हुए। आप बताइए कि अगर आज की तारीख में अनुसूचित जाति समुदाय के किसी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो सरकारी संस्था में काम करने वाला व्यक्ति हो, वह गैर सरकारी संस्था में काम करने वाला व्यक्ति हो, वो समाज में वो खेतिहर मजदूर हो या किसी भी स्टेटस का व्यक्ति हो, वह अगर अपनी शिकायत लेकर जाना चाहेगा कहीं क्योंकि अगर उसकी शिकायत का निपटारा दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं हो रहा है, अगर आयोग में हो जाता है तो कहाँ जाएगा? बिहार में तो वो आयोग नहीं है। तो ये आयोग जो है अनुसूचित जाति आयोग, ये 2016 से ये डिफंक्ट है, तो इसमें अभी तक नहीं हो सकता है कि ये 4 आयोगों के बाद इसमें भी नियुक्तियां हो, लेकिन अभी तक ये डिफंक्ट है। माना ये जा रहा था कि इसके साथ इसमें भी हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है और हो सकता है कि ये फिर नोटिफिकेशन निकले तो हो जाए या इसमें देरी होगी। आमतौर पे ये देखा गया है कि जब से नीतीश जी ने सत्ता संभाली है 2006 से, बहुत सारे ऐसे आयोग थे और विभाग थे जो बंद होने के कगार पे थे। उसके बाद उन्होंने उसको जीवित किया और लोग उस पर नियुक्तियां की। लेकिन ये बड़ी बात है कि 2016 से आखिर जी अनुसूचित जाति आयोग में नियुक्तियां नहीं हुई है, नियुक्ति नहीं की गई है। तो इसके पीछे का कोई वजह है, कारण है? अब उस समय हमको लगता है कि ये जो कहते हैं ना कि आप पॉलिटिकल राइवलरी से, पॉलिटिकल आलोचनाओं से आप बचना चाहते हैं, लेकिन ये इस तरह से इससे आप बच नहीं सकते हैं। एक नई किस्म की समस्या पैदा होती है और वही समस्या है कि आप एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है जिस संस्था को, उसको अगर आप डिफंक्ट करके रखते हैं तो उससे इससे आप भाग नहीं सकते हैं कि यह नहीं कह सकते हैं कि हाँ
ये इससे इसमें नियुक्तियों को लेकर के बदनामी होगी या ये कुछ भी होगा, ये आप नहीं कर सकते हैं। इसके ये बहाना नहीं चलने वाला है। इसमें आपको नियुक्ति करनी होती है क्योंकि इसका स्टेटस है, और इसमें कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि अगर आपके स्टेट में अगर इस तरह के आयोग अगर डिफंक्ट पड़े हैं तो कोर्ट इसको संज्ञान में लेता है। यहाँ अनुसूचित जनजाति आयोग है, लेकिन अनुसूचित जाति आयोग जो है वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है। तो इन आयोगों में भी नियुक्तियाँ मुझे लगता है कि हो सकता है कि अब जब शुरू हुआ है तो होगा ही, और इसमें और लोग लिए जाएंगे। लेकिन जो मूल मसला ये है कि क्या आगे भी जो नियुक्तियां होंगी उसमें भी एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स एमएलसीज को ही तरजीह मिलेगा या उनके कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी? ये सवाल मूल सवाल है। और जो ये चर्चा है कि कार्यकर्ता जाए बाहर में नेताजी की बल्ले बल्ले, तो वो वही स्थिति देखने को मिल रही है। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो अनुसूचित जाति आयोग है उसमें सरकार नियुक्ति करती है या नहीं, और अगर करती है तो वहाँ किस तरह से और किसे तरजीह देती है, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।